कंटिन्यू करते हैं। आज हमने ऑस्मो रेगुलेशन पे बात करेंगे। रीनल फिजियोलॉजी हमने स्टार्ट किया। ऑस्मो रेगुलेशन पे हम उसको डिफाइन कर चुके थे, उसको हम देख चुके थे कि वो क्यों इम्पोर्टेंट है, और उसके अलावा हमने ये देखा था कि जब हम बात करते हैं ऑस्मो रेगुलेशन की, तो फिर हम ऑस्मोलैरिटी के हवाले से देखते हैं या ऑस्मोलैलिटी के हवाले से देखते हैं। और उनमें से अगर ऑस्मोलैलिटी के हवाले से चेक करते हैं, जब हम बात करते हैं ऑस्मो रेगुलेशन की, तो वो इन टर्म्स ऑफ ऑस्मोलैलिटी होती है। तो ये क्यों हम ऑस्मोलैलिटी की टर्म यूज करते हैं। और सिर्फ आयंस की हमने बात की थी कि सिर्फ जब हम ऑस्मो रेगुलेशन की बात करते हैं, कि ऑस्मो रेगुलेशन की मुख्तलिफ आयन और फ्लूइड का जो बैलेंस है वो अक्रॉस परमिएबल मेम्ब्रेन, इसको मेंटेन करना, इसको हम ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। तो जब हम ये बात करते हैं कि फ्लूइड और आयंस की कंसंट्रेशन, तो आयन में फिर वो सिर्फ साल्ट आयन में ही होते, बल्कि उसमें मुख्तलिफ आयन आते हैं। जैसे उसमें फिर हमने मुख्तलिफ एग्जांपल्स देखी थी कि सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, उनके हमने हर एक के फंक्शंस देखे थे कि ये कुछ इनमें से ट्रेस अमाउंट में होते हैं, लेकिन ये बहुत ही अहम होते हैं कि अगर चाहे वो ट्रेस अमाउंट में भी है, और उनका हम यानी ये नहीं कह सकते कि वो अपना कोई रोल ज़्यादा अहम रोल प्ले कर रहे हैं ऑस्मो रेगुलेशन में। लेकिन जब हम बॉडी फिजियोलॉजी के पार्टिकल्स को देखते हैं, तो हर एक आयन, चाहे वो ट्रेस अमाउंट में है, चाहे वो सोडियम की तरह सबसे ज़्यादा उसकी कंसंट्रेशन है, तो हर एक अपना रोल प्ले कर रहा है। और हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि सबसे अहम सोडियम है और सोडियम की कंसंट्रेशन अगर मेंटेन रहे, और सोडियम आयन की मदद से अगर हम ऑस्मो रेगुलेशन कर लें, साल्ट्स की कंसंट्रेशन को सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के क्रॉस अगर हम मेंटेन कर लें, तो उससे जो है वो साल्ट्स बैलेंस आ जाए, तो वो एनफ है नहीं, बल्कि हर एक आयन, चाहे वो ट्रेस अमाउंट में है, चाहे वो मोस्ट कंसंट्रेटेड है, हर एक का अपना एक स्पेसिफिक अमाउंट में मौजूद होना जरूरी है। और हर एक आयन की कंसंट्रेशन को सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस मेंटेन करना, और साथ ही फ्लूइड की भी कंसंट्रेशन को मेंटेन करना। फिर हमने साथ गैसेस की बात की थी कि गैसेस भी हो सकती है, उनको अक्रॉस परमिएबल मेम्ब्रेन उनकी कंसंट्रेशन को मेंटेन करना, इस सारे को हम कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। ये चीज़ें सारी आपको याद है, हम ये डिस्कस कर चुके हैं मुख्तलिफ आयन, तो इसको हम डिफाइन कर चुके हैं, हम देख चुके हैं कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है। हाँ जी, याद है ये सारी चीज़ें आपको कि हम ये डिस्कस कर चुके हैं। यस मैम, याद है। ठीक है, चलिए फिर अब इससे आगे हम चलते हैं। ठीक है, अब हमने सिंपली ऑस्मो रेगुलेशन की बात करनी है, क्योंकि बाकी हम इसका सारा एक जो एक बुनियाद होनी चाहिए वो आपकी पहले बन चुकी है, कॉन्सेप्ट की एक बेस बनी हुई है। तो आपको पता है कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं और क्यों जरूरी है और इससे क्या मुराद है। और जब हम ऑस्मो रेगुलेशन की बात करेंगे तो ऑस्मोलैरिटी की टर्म्स में करेंगे या ऑस्मोलैलिटी की टर्म्स में करेंगे, और इनमें से अगर हम ऑस्मोलैरिटी की टर्म्स में करते हैं तो हम क्यों इस टर्म में करते हैं। बाकी जो है ऑस्मोलैरिटी है, उसको कौन से फैक्टर इफेक्ट कर रहे हैं, टेम्परेचर वगैरह, तो इस वजह से फिर हम ऑस्मोलैरिटी की बात करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम बहुत ही ज़्यादा डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम बात करेंगे ऑस्मो रेगुलेशन की, कि ऑस्मो रेगुलेशन जो है मुख्तलिफ वर्टिब्रेट्स में किस तरह से होती है। मुख्तलिफ वर्टिब्रेट्स जो उनके इन्वायरमेंट हैं, हर इन्वायरमेंट के अपने चैलेंजेस हैं। कुछ वर्टिब्रेट्स जैसे कि आपको अपने सामने स्क्रीन पे फिश नज़र आ रही है, जो फिशेज हैं वो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, जो एम्फीबियंस हैं वो सेमी टेरेस्ट्रियल हैं। कुछ हिस्सा वो गुजारते हैं अपनी लाइफ का, खास तौर पे जो उनकी लार्वल स्टेज होती है, अर्ली डेवलपमेंट वो उनकी वाटर में होती है। उसके बाद जो उनकी लाइफ का कुछ पार्ट है वो गुजारते हैं वो लैंड पे। तो लैंड के अपने चैलेंजेस हैं, ऑस्मो रेगुलेटरी चैलेंजेस इनके अपने हैं। फिर रेप्टाइल्स को कुछ और तरह के मिसाइल दरपेश होते हैं, और जो बर्ड्स हैं वो उनके मिसाइल कुछ और हैं, तो वो किसी और तरह से रेगुलेट करते हैं, वो कुछ और स्ट्रेटजीज अपनाते हैं। तो हम हर एक ग्रुप को बारी बारी देखेंगे कि उस ग्रुप के वो क्या वो लैंड डिवेलिंग है या वो एक्वेटिक है, जिस इन्वायरमेंट में रह रहा है उसके क्या चैलेंजेस हैं और उसकी क्या रेगुलेशन है। एनाटॉमिकल रेगुलेशन कौन सी हैं, फिजियोलॉजिकल कौन सी हैं, बिहेवियरल कौन सी हैं, और सेलुलर लेवल पे कौन सी हैं। हर चीज़ को इंशाल्लाह हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आज हमें शुरू करना है फिशेस। फिशेस को हम ग्रुप्स के हवाले से देखेंगे कि हमें पता है कि जो फिशेस हैं वो
क्लासिफिकेशन आप इनकी देखें तो इनमें से कुछ जो है वो प्रिमिटिव फिश, कुछ जो है वो उसके बाद प्रिमिटिव फिशेस के बाद कौन सा ग्रुप आता है, आप जरा मुझे ये बताइए क्लासिफिकेशन। एक तो प्रिमिटिव फिशेस जिन्हें हम एग नेथन्स भी कहते हैं, उसके बाद कौन सी फिशेस है? गिनेथन्स। ठीक है, और ऑस्टिक क्लासिफिकेशन है फिशेस, कार्टिलेजिनस फिशेस या इनको जो हम इलास्टोब्रैंक्स कहते हैं। जो इलास्टोब्रैंक्स है ये जो है कार्टिलेजिनस यानी सबसे पहले तो एग नेथन्स यानी प्रिमिटिव फिशेस। प्रिमिटिव फिशेस में हम दो ही फिशेस को डिस्कस करते हैं, एग फिशेस और लैम्प्रेस। उसके बाद फिर हम बात करते हैं कार्टिलेजिनस फिशेस की, और कार्टिलेजिनस फिशेस को इलास्टोब्रैंक्स भी कहते हैं। उसके बाद जो है वो है बोनी फिशेस जिनको ऑस्ट्रिक फिश भी कहते हैं। तो ये जो फिशेस हैं इनमें से जो प्रिमिटिव फिशेस हैं इनको हम दोनों को देखते हैं कि हेग फिशेस को पहले सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि हेग फिश जब हम, आपको याद होगा जब हम कन्फर्मिटी और रेगुलेशन की बात कर रहे थे तो वहाँ पे भी हमने जब कन्फर्मर्स की बात की थी कि वो ऑर्गेनिज्म जो परपेचुअल एनवायरनमेंट में रहते हैं और अडॉप्टेड होते हैं उस एनवायरनमेंट के लिए, तो उसमें फिर हमने ऑस्मो कन्फर्मर्स का जिक्र किया था और हेग फिशेस की बात की थी। हेग फिशेस जो है इनके जो बॉडी फ्लूइड्स हैं उसमें जो साल्ट की कंसंट्रेशन है वो बिल्कुल सी वाटर के जैसी होती है, यानी इनके अपने बॉडी फ्लूइड्स में साल्ट की कंसंट्रेशन और जो इनका सराउंडिंग एनवायरनमेंट है उस वाटर में साल्ट की कंसंट्रेशन वो दोनों बिल्कुल एक जैसी होती है, सिमिलर होती है। इस वजह से इनको रेगुलेट करना ही नहीं पड़ता। रेगुलेट तो तब करना पड़ेगा कि अंदर साल्ट कम है बाहर ज्यादा है, तो बाहर से अंदर आते जा रहे हैं, अब इन्हें रेगुलेट करना है उसको। और चूंकि ये ऑस्मो कन्फर्मर है यानी एक ही एनवायरनमेंट में रहते हैं, परपेचुअल एनवायरनमेंट में रहते हैं, उस एनवायरनमेंट में भी चूंकि कोई चेंज या साल्ट की कंसंट्रेशन सी वाटर में तो नहीं ना चेंज होगी, चूंकि ये उस वाटर में रह रहे हैं जो कांस्टेंट है, ऐसे एनवायरनमेंट में रह रहे हैं जो कांस्टेंट है, तो इन्हें रेगुलेट करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि इन्होंने खुद को सेट किया हुआ, जो इनका अपना जो बॉडी फ्लूइड है उसमें जो साल्ट की कंसंट्रेशन है वो एग्जैक्टली वही है जो कि सी वाटर में है। साल्ट की कंसंट्रेशन की बात हो रही है, आयन की कंसंट्रेशन की बात नहीं हो रही है। अगर आप इसमें आयन देखें ना तो जो इनमें ऑस्मो कन्फर्मर्स में भी जो सोडियम आयन की कंसंट्रेशन होती है वो इनके ब्लड में एक्सीड कर जाती है इनके एनवायरनमेंट से ज्यादा, तो इस वजह से इनको थोड़ा सा आयन को रेगुलेट करना पड़ता है। लेकिन हम इस डिटेल में इतना नहीं जाएंगे, बस सिंपली थोड़ा थोड़ा देखेंगे। ये जो हेग फिशेस है ये ऑस्मो कन्फर्मर्स होती हैं और इनके जो बॉडी फ्लूइड्स हैं, ब्लड है, उसमें साल्ट की जो कंसंट्रेशन है वो इनके सराउंडिंग सी वाटर से सिमिलर होती है। इस वजह से इन्हें ऑस्मो रेगुलेट नहीं करना पड़ता, ऑस्मो रेगुलेशन की जरूरत नहीं होती, बल्कि ये कन्फर्मर्स होती है, इन्हें हम कहते हैं ऑस्मो कन्फर्मर्स। फिर इसके बाद प्रिमिटिव फिशेस में एक दूसरी फिशेस आती हैं लैम्प्रेस। लैम्प्रेस जो है वो कन्फर्मर नहीं होती बल्कि वो हाइपर ऑस्मोटिक होती है। हाइपर ऑस्मोटिक का क्या मतलब है, यानी उनकी बॉडी में जो साल्ट की कंसंट्रेशन है वो ज्यादा होती है, और सॉरी हाइपो ऑस्मोटिक होती है यानी उनकी जो बॉडी में साल्ट की कंसंट्रेशन है वो कम होती है और सराउंडिंग एनवायरनमेंट में ज्यादा होती है। सराउंडिंग जो जिस वाटर ने उनको सराउंड किया उसमें साल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। अच्छा, अब उनका जो चैलेंजेस होंगे ऑस्मो रेगुलेटरी वो बिल्कुल डिफरेंट होंगे। तो उसका हम जब जिक्र करेंगे ना, जब दूसरी हाइपोऑस्मोटिक फिशेस का हम जिक्र करेंगे तो उनके साथ ही फिर हम उस प्रिमिटिव फिश का भी जिक्र कर लेंगे, ठीक है। तो आपको ऑस्मो कन्फर्मर की समझ आ गई है एक फिशेस की? यस मैम। अच्छा, अब इसके बाद जो है ना वो है कार्टिलेजिनस फिशेस, ठीक है, इलास्मोब्रैंक्स। और आपको पता है कि बोनी फिशेस हों या कार्टिलेजिनस फिशेस, ये इनमें से कुछ हैं जो माइग्रेटरी फिशेस होती हैं और ये सी वाटर में भी होती हैं और फ्रेश वाटर में भी होती हैं। तो हम इन दोनों के हवाले से इनको देख लेते हैं। जो कार्टिलेजिनस फिशेस जो मेरीन वाटर में होती हैं यानी शार्क्स और रेज, ये किस तरह से ऑस्मो रेगुलेट करती हैं अपनी बॉडी में साल्ट्स और फ्लूइड की कंसंट्रेशन को कैसे बैलेंस करती हैं। तो इन्होंने एक स्ट्रेटजी ये अपनाई होती है कि ये अपनी बॉडी में यूरिया रिटेन करती हैं, यानी बाहर वाले जो इनका सराउंडिंग वाटर है उससे ज्यादा साल्ट की कंसंट्रेशन ये अपने अंदर मेंटेन रख लेती है।
साल्ट्स को मेंटेन नहीं रखती, बल्कि अपना ये जिन्होंने ऑस्मोटिक प्रेशर अपना बढ़ाना होता है ना इंटरनल इन्वायरमेंट का, ये उसको यूरिया की रिटेंशन से बढ़ा लेती है। अब जब ये यूरिया को रिटेन करती है और किडनी बजाय ये कि यूरिया को एक्सक्रीट करे, वो एक्टिवली उसको रीअब्सॉर्ब करते हैं इनकी किडनीज और उसको ये रिटेन रखते हैं। जो ये मेरीन इलास्टोब्रैंक्स है, यूरिया को रिटेन रखती है, किडनी जो है एक्सक्रीट करने के बजाय एक्टिवली रीअब्सॉर्ब उसको कर देता है। अच्छा, अब चूंकि ये यूरिया को रिटेन रखती हैं, तो अब ऑस्मोटिक प्रेशर इनके ब्लड में जो इनका सराउंडिंग एनवायरनमेंट है उससे ज्यादा हो जाता है। तो अब इन्हें ये मसले मसाइल नहीं रह जाएंगे कि चूंकि बाहर साल्ट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो बाहर से साल्ट्स अंदर आएंगे, या फिर ये कि जो इनका फ्लूइड है वो बाहर जाएगा। आप ये जब ऑस्मो रेगुलेशन आपने याद करना है ना, आप इनमें कुछ चीजें हैं आप अपने जहन में रख लें तो आपको बिल्कुल इजीली ये याद हो जाएगा, वरना ये बहुत ज्यादा आपके लिए कंफ्यूजिंग होगा। सबसे पहले तो आप ये याद रखिए कि आपने मेरीन इन्वायरमेंट के हवाले से फिशेस को देखना है, उसमें कार्टिलेजिनस भी आएंगी, बोनी फिशेस भी आएंगी, प्रिमिटिव फिशेस भी आएंगी। फिर आपने फ्रेश वाटर के हवाले से देखना, उसमें भी आपको तीनों ग्रुप्स नजर आएंगे, ठीक है। उसके बाद आप तीन टर्म्स याद रखें, हाइपर ऑस्मोटिक, हाइपो ऑस्मोटिक, आइसो ऑस्मोटिक। आइसो ऑस्मोटिक वही जो ऑस्मो कन्फर्मर्स की हमने बात की कि सिमिलर कंसंट्रेशन साल्ट्स की बॉडी फ्लूइड्स में भी और सराउंडिंग वाटर में भी, ये हो गया आइसो ऑस्मोटिक। हाइपर ऑस्मोटिक का मतलब ये है कि अपने जो बॉडी फ्लूइड्स हैं उनमें ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ा देना सराउंडिंग वाटर की निस्बत। जैसा कि हमने मेरीन इलास्टोब्रैंक्स की बात की कि ये यूरिया को रिटेन करती हैं, तो जो साल्ट्स की कंसंट्रेशन यानी जो साल्ट्स का प्रेशर ऑस्मोटिक पोटेंशियल है, ऑस्मोटिक प्रेशर है, ये इनकी बॉडी फ्लूइड्स का ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू सराउंडिंग वाटर, ठीक है। तो दूसरी टर्म हो गई हाइपर ऑस्मोटिक, यानी खुद को अपने जो बॉडी फ्लूइड्स हैं उनको ज्यादा कंसंट्रेटेड रखना। थर्ड जो टर्म है वो है हाइपो ऑस्मोटिक, यानी सराउंडिंग इन्वायरमेंट जो है उसमें साल्ट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा है एज कम्पेयर टू इंटरनल बॉडी फ्लूइड, ठीक है। ये जो तीन टर्म्स है ना, इनको आप याद रखिए, आइसोऑस्मोटिक, हाइपर ऑस्मोटिक और हाइपो ऑस्मोटिक। अब इसमें हाइपर ऑस्मोटिक वो है जो मेरीन इलास्टोब्रैंक्स हैं, और हाइपर ऑस्मोटिक किस तरह हुई है, इन्होंने यूरिया को रिटेन किया हुआ, आइसोऑस्मोटिक में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद आप इसमें यानी कि इनके ग्रुप्स याद रखिए और उनके साथ इनको रिलेट रखिए। यानी जो कार्टिलेजिनस स्पीशीज है ये क्या है, हाइपर ऑस्मोटिक है। जो प्रिमिटिव स्पीशीज में से हेड फिशेज है वो क्या है, आइसो ऑस्मोटिक है। और जो बोनी फिशेज है वो हाइपो ऑस्मोटिक है। अच्छा, अब इनको आप जाहिर है इसमें कोई कॉन्सेप्ट तो है नहीं कि आप इनको कोई कॉन्सेप्ट बना के याद रखें, तो मैं तो यूं याद मतलब मैंने यूं याद रखा हुआ है कि हाइपो में भी वो आता है, बोनी में भी वो आता है। तो जो बोनी फिशेज होंगी वो हाइपो ऑस्मोटिक होंगी और जो दूसरी हैं वो जाहिर है कार्टिलेजिनस फिशेज जो है वो हाइपर ऑस्मोटिक है। तो जो हाइपर ऑस्मोटिक है वो किस तरह से हाइपर ऑस्मोटिक है, यूरिया की रिटेंशन से। और उसके अलावा आइसो ऑस्मोटिक तो है ही सिर्फ एक फिशेज, कन्फर्मर आइसो कन्फर्मर जो है वो सिर्फ है ही एक फिशेज। अच्छा, अब जिन्होंने यूरिया को रिटेन रखा हुआ है तो हमें पता है कि यूरिया जो है वो रिड्यूस होगा, तो उसके हार्मफुल इफेक्ट्स से बचने के लिए इनकी जो अगली अडॉप्टेशन है वो ये होती है कि इन्होंने अपने अंदर ट्राई मिथाइल अमीनो ऑक्साइड और TMAO उसको ये अपनी बॉडी में रखती है, ताकि वो जो यूरिया जो है उसके इफेक्ट से इसको इनकी जो बॉडी है उसको बचाए, क्योंकि यूरिया का इफेक्ट जो है वो एंजाइम्स पे होगा, तो ये जो TMAO है ये उस इफेक्ट को इनहिबिट करेगा एंजाइम्स, ठीक है। तो इसके अब चूंकि ये हाइपर ऑस्मोटिक होती हैं, यानी कि बाहर वाले अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट से ज्यादा खुद को इन्होंने रखा होता है, अपने जो साल्ट्स की कंसंट्रेशन है इंटरनल बॉडी फ्लूइड्स की। तो अब इनके चैलेंजेस वही, अब आप ये याद रखिए हाइपर ऑस्मोटिक का चैलेंज क्या होगा, आप ये याद रखिए कि जहाँ पे हाइपर ऑस्मोटिक है इट मींस कि उस साइड पे वाटर आएगा। जो हाइपो ऑस्मोटिक है वहां से वाटर जाएगा, ठीक है। जहाँ आप यूं देखिए ना कि नमक जो है, अगर आप मछली काटी हुई है और उस पर आपने ये किसी भी चीज पर आपने नमक लगा के रखा है, तो नमक बाहर उसके ऊपर लगा के रखा है तो पानी बाहर आ रहा है। जहाँ पे साल्ट्स कंसंट्रेशन ज्यादा है वाटर उस साइड पे जाना है, ठीक है। अब आप ये देखिए कि हाइपर ऑस्मोटिक में साल्ट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा है या हाइपो ऑस्मोटिक में। हाँ जी, साल्ट्स की हाइपर कंसंट्रेशन
हाइपर में, तो वाटर किस साइड पे जाएगा? आउटसाइड। वाटर आउटसाइड जाएगा, क्योंकि वो हाइपर ऑस्मोटिक है और साल्ट की कंसंट्रेशन उनकी बॉडी में ज्यादा है। जिस साइड पे साल्ट होगा, साल्ट की तरफ वाटर आएगा। तो अब इनका चैलेंज क्या होगा कि ये एक्सेसिव वाटर इनकी बॉडी में आएगा या एक्सेसिवली एक्सक्रीट होगा? हाँ जी, आंसर देना। मैं बॉडी में एंटर होगा। बिल्कुल, जो हाइपर ऑस्मोटिक है उनका चैलेंज ये होगा कि वो उनके अंदर वाटर आएगा, ठीक है। अब अगर वाटर आ रहा है तो उसको एक्सक्रीट भी तो करेंगी, ठीक है। और जब एक्सक्रीट करेंगी एक्सेसिव वाटर को, तो वाटर जाएगा तो अपने साथ आयंस को लेके जाएगा। तो जिनके अंदर भी ये है कि उन्होंने वाटर को, एक्सेसिव वाटर को एक्सक्रीट करना है, तो उनके साथ उनका दूसरा चैलेंज क्या है कि उनके अंदर जो आयंस की कंसंट्रेशन है वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो अब फिर जब ये कम हो रही है इनके अंदर इसकी आयंस की कंसंट्रेशन, खास तौर पे हम इसमें ये जो मेरीन डेस्मोब्रांक्स में सोडियम आयंस की कंसंट्रेशन की बात करेंगे कि वो इनकी बॉडी में लोअर हो जाएगी, तो ये अपनी बॉडी में किस तरह से मूव करेंगे? दो तरीके होंगे। अपनी जो इनकी गिल्स की एपिथेलियम है उससे एक्टिवली सोडियम पोटेशियम एटीपीएस चैनल जो है ये इनके गिल्स में मौजूद होते हैं, ठीक है। और ये उनको इस्तेमाल करते हुए एक्टिवली सोडियम को अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट से ट्रांसपोर्ट करवाएंगी अपने ब्लड में, ठीक है। हाइपर ऑस्मोटिक यानी इन्होंने अपने साल्ट की कंसंट्रेशन को हायर रखा हुआ सराउंडिंग एनवायरनमेंट से। अगर हाइपर ऑस्मोटिक है तो चैलेंज क्या है कि वाटर इनवर्ड मूव करेगा, जब ज्यादा मूव कर रहा है तो जाहिर है ज्यादा एक्सक्रीट भी करेंगी, एक्सक्रीट करेंगी तो वाटर जाते हुए अपने साथ आयंस भी लेके जाएगा। अब उन आयंस को रिप्लेनिश करने के लिए उनको एक्टिवली रीअब्सॉर्ब करेंगी, और रीअब्सॉर्प्शन के लिए जो इनकी सरफेस है वो कौन सी है? जो इनके गिल की एपिथेलियम है वो थिन होती है और उससे ये रीअब्सॉर्ब करेंगी। दूसरा ये कि जब ये सी फूड को इंजेस्ट करेंगी उससे भी ये अपने साल्ट्स की कंसंट्रेशन को मेंटेन कर लेंगी, और इनके जो रेक्टल ग्लैंड्स हैं वो उस तरह से एक्सक्रीट करेंगे। जो इनके जो एक्सक्रीशन है वो रेक्टल ग्लैंड से जब एक्सक्रीट होंगी तो इनको चैलेंज ये फेस करना पड़ रहा है कि ये साथ अपने साथ वो सोडियम वगैरह को भी लेके जा रहा है, तो उसको फिर मेंटेन करने के लिए ये किसको इस्तेमाल कर रही है? एक तो थिन एपिथेलियम की गिल की जो थिन एपिथेलियम है उसको, दूसरा इंटेस्टाइन फूड से ही उसको रिप्लेनिश कर रही है। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया? मैम रेक्टल ग्लैंड का दोबारा बताओ। सही। जो रेक्टल ग्लैंड है वो क्या करता है, वो ऐसा फ्लूइड स्टेट करता है जिसमें सोडियम और क्लोराइड आयंस की जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज्यादा होती है। तो इस तरह से ये साल्ट्स को यूज करते हैं, ठीक है। तो ये इनकी एक एडाप्टेशन है। और फिर साल्ट्स को रिप्लेनिश करने के लिए ये जो इनकी थिन एपिथेलियम है गिल्स की उससे ये एक्टिवली एब्जॉर्ब करते हैं, और दूसरा ये कि इंजेस्टेड फूड से उनको रिप्लेनिश करते हैं सोडियम आयंस को। हाँ जी, क्लियर हो गया? यस मैम हो। चलिए जी, ठीक है, ये हो गया हमारा फ्रेश वाटर, सॉरी मेरीन वाटर। अब जो दूसरी फ्रेश वाटर कार्टिलेजिनस फिशेज है वो इतना मतलब डिटेल नहीं है, उसमें सिंपली ये करती हैं ये कि ये जो इन्हें मसले मसाइल आ रहे थे ऑस्मोटिक इनफ्लो ऑफ वाटर जो हो रहा था यूरिया रिटेंशन की वजह से, इसको रिड्यूस करने के लिए इन्होंने यूरिया की कंसंट्रेशन को, यानी रिटेन तो अब भी रखा हुआ है लेकिन यूरिया की कंसंट्रेशन को इन्होंने कम कर दिया अपनी बॉडी में से, तो अब ऑस्मोटिक इनफ्लो नहीं हो रहा वाटर का, ये बहुत ही कम हो गया।
तो अब चूंकि वाटर भी इस वजह से फिर लेस एक्सक्रीट हो रहा है और इनके किडनीज भी फिर इसी एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो अडॉप्टेड है। और जब कम वाटर इनवर्ड मूव कर रहा है, ऑस्मोटिक इनफ्लो अगर कम है वाटर का, चूंकि यूरिया कम है ऑस्मोटिक इनफ्लो वाटर का कम हो जाएगा। और जब वाटर इनफ्लो कम हो रहा है, ऑस्मोटिक इनफ्लो ऑफ वाटर कम हो रहा है, इट मींस कि इन्हें एक्सक्रीट भी कम करना पड़ रहा है। जब ये एक्सक्रीट कम कर रही है तो साथ ही जो यूरिनरी साल्ट से यूरिनरी साल्ट लॉसेस हो रहे थे उनको भी रिड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, ये थी कार्टिलेजिनस फिशेस। हाँ जी, यहाँ तक ये आपको क्लियर हो गया? फ्रेश वाटर ये जो कार्टिलेजिनस फिशेस है इनकी आपको समझ आ गई? यस मैम आ गई। सही। अच्छा, इसके बाद जो है वो है मेरीन के लिए यानी मेरीन। अब हम यानी कार्टिलेजिनस फिशेस के बाद डेवलप होता है वो है बोनी फिशेस। बोनी फिशेस जो है वो मैंने आपको बता दिया कि वो होती हैं हाइपोऑस्मोटिक। अच्छा, बोनी फिशेस जो हाइपोऑस्मोटिक है, हाइपोऑस्मोटिक है तो इट मींस कि इनकी जो इंटरनल बॉडी फ्लूइड्स हैं उनमें साल्ट्स की कंसंट्रेशन कम है या ज्यादा है, आप बताइए। कम में। कम होगी मैम। कम होगी। और अगर कम है तो इससे इनको मसले मसाइल ये होंगे कि बाहर साल्ट ज्यादा, तो साल्ट बाहर ज्यादा तो बॉडी फ्लूइड जो है वो बॉडी में से वाटर जो है वो आउटपुट मूव करेगा। जैसे ये एक्टिवली वहां से रीअब्सॉर्ब कर रहे थे ना थिन गिल एपिथेलियम से, यहाँ पे इनका मसला ये होगा कि उसी थिन एपिथेलियम से, गिल्स की जो थिन एपिथेलियम है वहां से ये जो वाटर है वो एक्सक्रीट होगा। अब देखिए ये जो सरफेस है इनकी, जो गिल्स की जो एपिथेलियम है, अगर ये एक्टिव आयन अपटेक के लिए इस्तेमाल हो रही है तो आयन यहाँ से आउटवर्ड भी तो मूव कर सकते हैं, क्योंकि थिन जो भी सरफेस है उससे डिफ्यूजन तो हो जाएगी ना। ये तो एक्टिवली उसको अगर रीअब्सॉर्ब कर लिया तो डिफ्यूज भी तो कर जाएंगे। अगर इनकी बॉडी में कम है आयन और बाहर ज्यादा है तो आयन से मूव करना, वो यहाँ से बाहर से, सॉरी वाटर जो है वो यहाँ से बाहर भी जा सकता है। ठीक है, अब इनके मसला ये होता है, इनके जो इनको चैलेंज जो दरपेश होता है वो ये होता है कि चूंकि बाहर साल्ट ज्यादा है और हमें पता है कि वाटर जहाँ पे साल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है वहाँ पे उसने मूव करना है, तो इनकी जो ये जो इनकी स्किन होती है ये इतनी ज्यादा परमिएबल नहीं होती। ठीक है, तो स्किन से तो वाटर जो है वो कम ही बाहर जाएगा, लेकिन जो इनके गिल्स हैं उसमें से वाटर जो है वो इनके सराउंडिंग एनवायरनमेंट में ट्रांसपोर्ट होता रहेगा, क्योंकि बाहर जो है वो साल्ट ज्यादा है और इंटरनल बॉडी फ्लूइड जो है वहाँ पे साल्ट की कंसंट्रेशन कम है। तो इनके जो चैलेंजेस हैं वो बिल्कुल उनसे अपोजिट होंगे। अब चूंकि ये कम है साल्ट की कंसंट्रेशन अंदर और वाटर लॉस हो रहा है, यानी ऑस्मोटिक आउटफ्लो है वाटर का, अब उसको कंपनसेट करने के लिए, इस वाटर लॉस को कंपनसेट करने के लिए वो वाटर ड्रिंक करती है। तो कहा जाता है कि पूरी कायनात की जो सबसे ज्यादा प्यासी मखलूक है ना वो ये बोनी फिश होती है, कि ये सारा समंदर भी पी जाए तो ये प्यासी रहती है, क्योंकि इनका ये होता है कि ऑस्मोटिक आउटफ्लो हो रहा है वाटर का, जितना ज्यादा ये वाटर पी रही है यानी वाटर ड्रिंकिंग प्रॉपर्टीज हमें नजर आती है। तो आप वाटर अगर ले रही है तो साथ साथ क्या इंजेस्ट कर रही है, आयन भी इंजेस्ट कर रही है। ठीक है, दूसरा ये कि अब चूंकि ये ज्यादा वाटर इनके अंदर आ रहा है तो ये ज्यादा एक्सक्रीट भी नहीं करना है, साथ वही मसला इनका भी आएगा कि आयन जो है उनका लॉस होगा। ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा इनको इस वजह से ये जो पहले वाली जो हमने फिशेस देखी है ना वो कौन सी थी, मेरीन इलेस्ट्रोडाइन, उनमें यह था कि उन्होंने यूरिया की कंसंट्रेशन को मेंटेन रखा हुआ है और इस वजह से वाटर ऑस्मोटिक इनफ्लो था। ठीक है, ऑस्मोटिक वाटर इनफ्लो और उसको एक्सक्रीट करते हुए आयन साथ जा रहे हैं। इनके अब चूंकि उनसे बिल्कुल अपोजिट होने हैं तो ये होगा कि चूंकि ये वाटर ड्रिंक कर रही हैं तो ड्रिंकिंग के साथ ही साल्ट्स अंदर आते जा रहे हैं। अब मसला ये है कि उस साल्ट को एक्सक्रीट किया जाए, जो एक्सेसिव साल्ट्स अंदर आ रहे हैं, यानी वाटर तो जो जा रहा है उसको तो ये रिप्लेनिश कर रही है, लेकिन साथ ही इन्हें और क्या उसके साथ क्या चैलेंज फेस करना पड़ रहा है कि साथ ही साल्ट्स भी उस वाटर के साथ अंदर आ रहे हैं।
अब उन एक्सेसिव साल्ट्स को एक्सक्रीट करने के लिए जो इनकी ये किडनीज हैं वो मॉडिफाइड होती हैं, और दूसरा इनके जो गिल्स हैं वो एक्टिवली आयंस को बॉडी से आउटवर्ड ट्रांसपोर्ट करते हैं अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेड। यानी इनकी बॉडी में साल्ट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी। क्यों ज्यादा हो जाएगी? क्योंकि ये वाटर अपटेक कर रही है, वाटर ड्रिंक कर रही है, उससे साल्ट्स की कंसंट्रेशन अंदर ज्यादा होगी। चूंकि साल्ट्स की कंसंट्रेशन अंदर ज्यादा होगी तो अब बाहर तो वो जाएंगे ही, ठीक है, डिफ्यूज तो वो बाहर करेंगे, लेकिन दूसरा ये खुद ये करती है कि एक्टिवली बाहर इनको लेके जाती है। ये जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है, सी वाटर है, उसमें ये अपनी बॉडी में से एक्टिवली आयंस को ये एक्सक्रीट करती है, ठीक है। अच्छा, ये जो आपके सामने यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे फिश नजर आ रही है ना, ये आप इसमें इसकी एडाप्टेशन देखिए कि ये डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करती है। ये डाइल्यूट यूरिन क्यों प्रोड्यूस कर रही है? आपके ख्याल में ये एडाप्टेशन क्यों है डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करने की? मैम ये एक्सेसिव वाटर को रिमूव करने के लिए, सॉल्ट को रिटेन करने के लिए। एक्सेसिव वाटर को रिमूव करने के लिए और साल्ट्स को और सॉल्ट सॉल्ट को रिटेन करने के लिए। लेकिन आप ये देखिए कि जब एक्सेसिव वाटर जाएगा तो वो अपने साथ साल्ट्स को लेके जाएगा। ये जो आपको ये जो है ना डाइल्यूट यूरिन की एडाप्टेशन, ये उन फिशेज में होती है जिनको एक्सेसिव वाटर का इशू होता है। यानी वो जो ये चैलेंज फेस कर रही होती है कि एक्सेसिव वाटर इनफ्लो है, तो उन्होंने उसको एक्सक्रीट करा, तो उनमें फिर डाइल्यूट यूरिन, ठीक है। लेकिन जो खुद जिन्हें पानी की कमी हो रही है और वो समंदर का पानी पीती जा रही है, पीती जा रही है, पीती जा रही है, वो तो एक्सेसिव वो तो डाइल्यूट यूरिन में एक्सक्रीट करेगी। लेकिन उन्हें उनका मसला ये है कि उन्होंने साल्ट्स को एक्सक्रीट किया, तो फिर इनके जो मतलब फ्रेश वाटर जो है ना इलेस्मोब्रेंट्स, वो क्या करेंगी? एक्सेसिव यूरिन एक्सक्रीट करेंगी। इलेस्मोब्रेंट्स जो कार्टिलेजिनस स्पीशीज है, कार्टिलेजिनस स्पीशीज जिनमें ऑस्मोटिक इनफ्लो ऑफ वाटर है, उस वाटर को एक्सक्रीट करने के लिए वो डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करेंगी। लेकिन अच्छा, हमारी मीटिंग एंड हो रही है, मैं दोबारा स्टार्ट करूंगी, तो आपने इसको दोबारा से ज्वाइन करना, ठीक है। अच्छा, इसके ये जो मेरीन है, मेरीन फिशेज में ये हो रहा है कि इनके चैलेंजेस बिल्कुल उनसे अपोजिट है। इन्होंने साल्ट्स को एक्सक्रीट करना है, वाटर एक्सक्रीशन इनका मसला नहीं है, इनका मसला है साल्ट्स एक्सक्रीशन।